सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। देश की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 5 राज्यों की 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। और इसी सूची में कई बड़े नामों के साथ साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया है। उनके साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार वेम नरेंद्र रेड्डी को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं छत्तीसगढ़ से मौजूदा राज्यसभा सांसद और आदिवासी नेता फूलो देवी नेताम को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा से दलित चेहरे के रूप में करमबीर सिंह बौद्ध को मौका दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है और तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इन नामों के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार राज्यसभा चुनाव में अनुभव और सामाजिक प्रतिनिधित्व दोनों को संतुलित करने की रणनीति पर काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी की, जो कांग्रेस के सबसे प्रमुख कानूनी चेहरों में से एक माने जाते हैं और कई बड़े संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी की तरफ से पैरवी करते रहे हैं। सिंघवी पहले भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और संसदीय बहसों में उनकी सक्रियता और कानूनी समझ को लेकर उनकी पहचान मजबूत रही है। वहीं तेलंगाना से उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने यह संकेत दे दिया है कि पार्टी संसद में एक मजबूत बौद्धिक और कानूनी आवाज बनाए रखना चाहती है। वहीं वेम नरेंद्र रेड्डी का नाम भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं और राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी वहां अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में रेड्डी को राज्यसभा भेजना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां कांग्रेस ने फूलो देवी नेताम को लगातार दूसरी बार उम्मीदवार बनाया है। फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की रहने वाली और लंबे समय से आदिवासी समाज की राजनीति में सक्रिय रही है। 54 वर्षीय नेताम को कांग्रेस ने पहली बार 2020 में राज्यसभा भेजा था और अब उनके कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। यह फैसला केवल एक व्यक्ति को दोबारा मौका देने का नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी राजनीति का बेहद बड़ा महत्व है और कांग्रेस लगातार ये संदेश देना चाहती है कि वह आदिवासी समाज की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात हरियाणा की, जहां कांग्रेस ने करमबीर सिंह बौद्ध को उम्मीदवार बनाया है। करमबीर सिंह बौद्ध दलित समुदाय से आते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसे में कांग्रेस का यह फैसला सामाजिक समीकरणों को साधने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है। अनुराग शर्मा को राज्य की राजनीति में उभरते हुए युवा नेताओं में गिना जाता है और वे लंबे समय से संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वह केवल अनुभवी नेताओं पर ही नहीं, बल्कि नए और युवा चेहरों पर भी भरोसा कर रही है। वहीं तमिलनाडु से एम क्रिस्टोफर तिलक को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने दक्षिणी भारत में अपनी संगठनात्मक मजबूती को बनाए रखने का प्रयास किया है। क्रिस्टोफर तिलक लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हुए और तमिलनाडु में कांग्रेस की मौजूदगी को मजबूत करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। दरअसल राज्यसभा चुनाव केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत का बड़ा संकेत भी होते हैं, क्योंकि राज्यसभा में किसी भी पार्टी की संख्या सीधे तौर पर यह तय करती है कि वह संसद में कितनी मजबूती से अपने विधेयकों और नीतियों को आगे बढ़ा सकती है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इन चुनाव को बेहद रणनीतिक तरीके से लड़ते हैं।
इस बार 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होने जा रहा है और उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना भी होगी। जिन राज्यों से राज्यसभा सीटें खाली हो रही है उनमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों से चुने गए कुल 37 सांसदों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है और इसी कारण इन सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 मार्च तय की गई है, जिसके बाद 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। यानी आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किन सीटों पर मुकाबला सीधा होगा और किन सीटों पर सर्वसम्मति से उम्मीदवार निर्वाचित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार राज्यसभा चुनाव कई राज्यों में दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जिससे क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक रणनीति की संभावना भी बनी हुई है। कांग्रेस की इस सूची को भी उसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी अनुभवी नेताओं के साथ साथ सामाजिक प्रतिनिधित्व और युवा नेतृत्व को भी संतुलित करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अन्य दल किन उम्मीदवारों के नाम घोषित करते और किन राज्यों में मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक बनता है। आप कांग्रेस द्वारा घोषित इन उम्मीदवारों की सूची को किस नजर से देखते हैं? क्या यह संतुलित और रणनीतिक फैसला है या फिर इसमें और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।